तो फाइनली मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर बहुत सारी कहानी हो रही है, तो उसके ऊपर आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सेक्टरल फंड के ऊपर कि अभी भी तो फाइनली आजकल जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि भाई मिड कैप को लेकर और स्मॉल कैप को लेकर तो बहुत ज़्यादा कहानी हो रही है। तो उस फंड में निवेश करने की बात आज की इस वीडियो में हम नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर फ़िलहाल में निवेश करना है तो कौन सा सेक्टर बढ़िया हो सकता है, किस सेक्टर किस थीम के थीमेटिक फंड में या सेक्टरल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही हो सकता है, जो आने वाले 3-4 सालों के लिए 5 सालों के लिए बेटर हो सकता है। उसके ऊपर बात करेंगे। मार्केट को लेकर भी हम ज़रूर ही बात करेंगे, बल्कि उसी के मतलब मार्केट को लेकर ही हम पहले बात करेंगे। उसके बाद 2-3 दिन से एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ मैं यूट्यूब के ऊपर कि भाई 28% तक के करेक्शन हो सकती है। और कौन बंदा है, मैं किसी की वीडियो नहीं देखा हूँ उस टॉपिक पे, सिर्फ सबका थंबनेल देख लेता हूँ, उसके बाद मैं छोड़ दे रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? तो मतलब क्या है रियलिटी, समझ रहे हैं? ये सारी बातों के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सर सबसे पहले हम मार्केट के बारे में बात करते हैं। देखिए कल मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ओवरऑल देखिए गिरावट वोलेटिलिटी तो है मार्केट के अंदर, लेकिन ठीक ठाक है, फिर भी अच्छा परफॉर्म किया था। समझ रहे हैं ना? और अभी लार्ज कैप देखेंगे तो लार्ज कैप भी महंगा है, मिड कैप स्मॉल कैप मतलब कुल मिलाकर अगर ओवरऑल स्टॉक मार्केट को देखा जाए तो महंगा ही नज़र आता है। जब ट्रेलिंग पी रेशियो अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ से पता चलती है ये सारी चीज़ें। समझ रहे हैं ना? ट्रेलिंग पी रेशियो अगर आप देखा करिए, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे इंडाइसेस वगैरह के, तो आपको पता चलेगा कि कौन इंडेक्स कितना महंगा है या फिर कितना सस्ता है। फिलहाल आज मैं वीडियो बहुत ही लेट करके शूट कर रहा हूँ। 10:27 40-41 सेकेंड हो रहे हैं जब मैं इस वीडियो को मतलब शूट कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो थोड़ा लेट कर दिया मैं, क्योंकि मार्केट जब शुरुआत में देखा तो क्या कहते हैं कि ठीक ठाक लग रहा था पॉजिटिव है और था भी, लेकिन कम ही पॉइंट से सही। लेकिन बाद में होते होते देखा कि भाई रेड होता चला गया। समझ रहे हैं? निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इस तरह के जो इंडाइसेस है वहाँ पर गिरावट हो रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में अभी तक तो जब मैं ये शुरू किया था वीडियो शूट करने का, उस टाइम तक के बिल्कुल ही सही था। तो कहने का मतलब है सर बिल्कुल ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं और होंगी, और आने वाला टाइम में भी हो सकता है और भी गिरावट हो। लेकिन एक बात बताइए कि पैसे कल की डेट में भी मार्केट में पैसे बने थे, अच्छे पैसे बने थे। हमारा खुद का पोर्टफोलियो बता रहे कि भाई अच्छा पैसा बना था, ठीक ठाक बना था। ठीक है, जिस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट है, जिस हिसाब किताब से आपका प्रिंसिपल होगा, उसी हिसाब किताब से तो आपके रिटर्न्स भी बनेंगे ना। तो ये सारी बातें हैं। तो कहने का मतलब है सर बिल्कुल इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मार्केट चल रहा है। देखिए अभी ओवर वैल्यूएशन है, तो इसको एक बहाने की ज़रूरत चाहिए गिरने के लिए। तो या तो ये गिरेगा या नहीं तो अगर अभी जो है बिल्कुल मतलब साइडवेज ट्रेंड में बिल्कुल ऐसा रेंगता रहेगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ बनता है वो ये बनता है कि भाई हम मार्केट के साथ अपने इन्वेस्टमेंट के साथ टिके रहें। बस यही मेरा फाइनल सेंटेंस है और इसी को याद रखिए। अब आते हैं सर दूसरे पॉइंट के ऊपर कि आखिर अब भी अगर निवेश करना हो तो बेस्ट थीम कौन सा हो सकता है, बेस्ट सेक्टर कौन सा हो सकता है। देखिए भाई सेक्टर रोटेशन होता रहता है, तो फिक्स कभी भी ये मत करिए कि मतलब ये सेक्टर अभी बढ़िया नहीं है। लोगों को लगता है अगर कोई सेक्टर है जो बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है तो उस सेक्टर के बारे में वहाँ पर बोलते हैं कि भाई अभी इस सेक्टर में निवेश करना सही नहीं है। जैसे पीएसयू वगैरह को, डिफेंस वगैरह को अभी आप ले सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अभी अगर देखा जाए तो जो सेक्टर चल रहे हैं बाज़ार के अंदर वो क्या है, वो है आईटी सेक्टर, बैंक सेक्टर। बैंकिंग भी अभी अच्छा कर रहा है। कल भी आईटी के स्टॉक्स ने HCL टेक वगैरह ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था कल की अगर आप देखेंगे परफॉर्म तो। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा कर रहा है। उसके बाद आईटी को तो मैंने बता ही दिया है। समझ रहे हैं ना? तो ये सारे सेक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिसको आप देखिए तो ऐसा लगता है कि जैसे आने वाला टाइम में मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ईवी हो गया, एनर्जी हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं कि आईटी हो गया। आईटी काफ़ी दिनों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसलिए अभी हाल फिलहाल में इसने परफॉर्म करना शुरू किया है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। नहीं तो बाकी ऐसा कुछ फोकस नहीं है इसके ऊपर। लेकिन ख़ास तौर से मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ, ईवी की बात करूँ, एनर्जी की बात करूँ, ये सारे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ इंफ्रा
उसके बाद इंफ्रा सेक्टर भी। तो ये सारे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5-7 सालों के लिए आप अगर बने रहें तो मुझे नहीं लगता है कि इन सेक्टर्स में आपको नुकसान होने वाले हैं। ये मेरी अपनी थॉट्स हैं, आपकी जो होगी सर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। देखिए, अब मैं किसी भी चीज़ को देख रहा हूँ किस नज़रिए से देख रहा हूँ, आप किसी अलग नज़रिए से देख रहे हैं, तो मेरे साथ आप इस बातों के साथ आप डिसएग्री कर सकते हैं। इसमें मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा मेरी तरफ से कि नहीं ऐसा होगा ही, या फिर आप गलत बोल रहे हैं या फिर मैं ही सही बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ मैं बोलने वाला नहीं हूँ। तो कहने का मतलब है कि सेक्टर रोटेशन होते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे देखिए मैन्युफैक्चरिंग मैं आपको इसलिए बोला हूँ क्योंकि इसका जो कनेक्शन है डायरेक्ट इंडिया के ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हमने पीछे बहुत सारी बात की है। अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले महीना 1.5 महीना पहले हमने बहुत सारी बात की थी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को लेकर कि क्यों इंडिया के साथ, इंडिया के ग्रोथ के साथ इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, क्या रिलेशन है मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया से। वहाँ पर मैंने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात किया हुआ था सर। बहुत काफ़ी सारी बात हमने की है और आने वाला टाइम में हम फिर करेंगे, तो इसलिए मैं मैन्युफैक्चरिंग का नाम ले रहा हूँ। उसके बाद इंफ्रा की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि जगह जगह इंडिया के अंदर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, मॉल, उसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें बन रही, रोड हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंफ्रा आ जाता है कि भाई यहाँ पर इंफ्रा सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा परफॉर्म देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने इंफ्रा का नाम लिया है यहाँ पर। उसके बाद एनर्जी देख लीजिए, ईवी देख लीजिए, तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह सब आ रहे हैं, बहुत सारी गाड़ी अब बाइक में ऐसी आ रही हैं जो मतलब गैसों के ऊपर चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, सोलर के ऊपर चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने इन 3-4 सेक्टर्स का नाम लिया है। बैंकिंग हो गया, फिनेंशियल हो गया, उसके बाद आईटी हो गया, उसके बाद एनर्जी हो गया, ईवी हो गया, इंफ्रा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई। ये सारे सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके थीम में आप निवेश कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पहले निवेश करके रखा हुआ है। अब देखिए वहाँ पर आप निवेशित रह सकते हो, उसमें आपको कुछ भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मुझे लगता है सर। ये यहाँ तक कि अगर सारी बातें आपको समझ में आ गई है तो अब हम वीडियो के लास्ट पार्ट के ऊपर आते हैं और लास्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, और वो है 28 तारीख का करेक्शन। सर बहुत सारे लोगों ने, एक बंदा है, कौन है नहीं है मुझे उससे पता नहीं, उसने क्या कहा नहीं कहा मुझे उसका भी कुछ पता नहीं, मैं पता करना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसने कहा कि भाई 28% तक ये करेक्ट हो जाएगा, या फिर कितना परसेंट, 20% से ऊपर का बोला, 25% से ऊपर का बोला कि भाई 28 तारीख को मार्केट करेक्ट हो जाएगा, 28 अक्टूबर को। मैं बोलता हूँ भाई 20% का करेक्शन करवा दो सिर्फ 20% का करेक्शन करवा दो, मैं कुछ कैश रखा हूँ ना वो मेरा ख़त्म हो जाए। 20% का करेक्शन हो जाए ना, मैं कहता हूँ 10% हो जाए, 10 से 15% हो जाए, मेरा तो समझो चांद हो जाएगा भाई। देखिए सबसे पहले सर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, हम रिटेल इन्वेस्टर्स, हम छोटे इन्वेस्टर्स डर जाते हैं। छोटी सी न्यूज़ आती है मार्केट के अंदर और हम पूरा बावेला मचा देते हैं अपने आप में, बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि सारा कुछ अब तो तबाही हो जाएगा, अब तो हो ही जाना है ख़त्म सब कुछ, और अब कुछ नहीं बाकी रहने वाला है। सर ऐसा नहीं है। और एक बात मैं बराबर बोलता हूँ, दुनिया के अंदर अभी तक तो ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ है जो पूरी तरह से करेक्टली मार्केट को करेक्ट कर सके, मतलब मार्केट को वो पहचान सके और सही पूरी तरह से 100% प्रिडिक्शन उसका सही हो। लोग यहाँ पर सिर्फ अंदाजे लगाते हैं, लोग सिर्फ यहाँ पर जो है ना मतलब कुछ चीज़ें देखते हैं वो अपने हिसाब से बोल देते हैं, और कभी कभी तो लोग पता नहीं क्या समझ कर बोल देते हैं, मुझे नहीं पता। जैसे अभी हाल फिलहाल का कौन बंदा है, वो किस एविडेंस की बुनियाद पर बोला, मुझे लगता है कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर यह बोला जा सकता है कि आने वाला 28 अक्टूबर को मार्केट में 28% या 20% प्लस का करेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी एविडेंस होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो ये सारी कहानी है भाई साहब, मतलब क्या बोलने का। तो ऐसे में क्या है, हम रिटेल इन्वेस्टर्स डर जाते हैं, जबकि ऐसा आपको करना नहीं सर, बिल्कुल बने रहिए। और मैं तो ये बोलता हूँ कि 28% नहीं 32% का करेक्शन हो, बिल्कुल होना चाहिए, हो जाएगा, मज़ा आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आज जो मैं वीडियो शूट करने के लिए बैठ रहा था, कुछ देर में मैं मतलब पूरी तैयारी हो चुकी थी कि अब वीडियो शूट करना है, लेकिन जब मार्केट में देखा कि गिरावट हो रही है तो मुझे इस चक्कर में और लेट हो गया। मैं सोचा थोड़ा और भी गिरने देता हूँ ताकि जाके वहाँ पर बात करूँ, इन्फॉर्म करूँ आपको कि ऐसा हो रहा है मार्केट के अंदर। बस आप घबराना मत, मार्केट आपको पैसा बना कर देगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
तो इस बात को याद रखिए सर, कोई ऐसा माइकलाल नहीं है जो मार्केट को पूरी तरह से टाइम कर सके। और पूरी तरह से अगर कोई बंदा इस बात पे आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है तो आप समझ लीजिए कि फ्रॉड है, गलत है, ये सही नहीं है। अगर मानकर चलिए उस बंदा ने कह दिया कि भाई मैं 28% बोल रहा हूँ कि इतना करेक्ट हो जाएगा, या फिर कोई बंदा कहता है कि आने वाला टाइम में इतनी तारीख को या उतनी तारीख को अगर 3% या 5% मार्केट गिर जाती है, अगर गिर गया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बंदा कहा है जिसकी वजह से गिरा उसको पूरा क्लियर मतलब 100 to 10% वो श्योर था इस बात को लेकर कि भाई गिरेगा ही नहीं। ऐसा नहीं था सर, गिर गया तो समझिए उसकी किस्मत है और मार्केट है, ऐसा हो जाता है। कभी कभी जो आदमी कह देता है ना तो हो जाता है, तो बाद में वो कहता है कि ये तो मैंने कहा हुआ था। तो ऐसी कहानी नहीं है सर, ये सब मतलब बेकार की चीज़ें हैं और इस चीज़ पे बिल्कुल ही आपको ध्यान देना नहीं चाहिए। मैं तो कभी कभार ऐसी वीडियो खोल कर नहीं देखता हूँ भाई। एक हद होती है झूठ बोलने की, मतलब ज़्यादा लिखने की, मान कर चलिए, या फिर झूठ ही बोलना था तो ठीक है, हिसाब किताब से बोलते हैं कि आदमी थोड़ा विश्वास कर ले यार। एक बार तुम 28% 20% प्लस का करेक्शन बता रहे हो, कैसे आदमी विश्वास करेगा? मैं क्यों क्लिक करूंगा ऐसे थंबनेल पर जो मतलब विश्वास करने के लायक ही ना हो? तो भाई ये सारी कहानी है, या फिर वो उस बंदे की बात पर मैं क्यों विश्वास करूंगा? खैर, एक बात लास्ट में मैं कहता हूँ, आने वाला 28 तारीख को देखते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत बेस्ट चीज़ मैं आपको दिखलाने वाला हूँ। क्या दिखलाऊंगा? अपनी पोर्टफोलियो आपको मैं दिखला दूंगा और वहाँ पर जो हमारा निवेश होगा, अगर मार्केट उस दिन गिर गई ना तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, मेरा मकसद वो दिखलाना रहेगा, अपनी पोर्टफोलियो दिखलाना नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना? उस दिन का इन्वेस्टमेंट हमारा दिखलाना मकसद रहेगा। देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, अच्छी लगी हो। कुछ भी आपका कमेंट है, आपका फीडबैक है सर, तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपके लिए है। वेट कर रहा हूँ मैं आपके कमेंट सेक्शन के अंदर, तो आप सवालों को रख सकते हैं और ख़ास तौर से संडे को उसको ज़रूर पिक किया जाएगा और ज़रूर उस पर हम बात करेंगे सर, क्योंकि आपका जो कमेंट होते हैं, जो फीडबैक होते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूबल होते हैं, काफ़ी कीमती होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।